बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 11 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑर्गेनेल्स के टॉपिक को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वैक्यूल्स का टॉपिक, सेंट्रियोल्स का टॉपिक एंड लाइसोसोम्स पढ़ा था। होपफुली उसमें से आपने एमसीक्यूज वगैरह सेपरेट कर लिए होंगे और उन टॉपिक्स को एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर याद भी कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने अभी ऑर्गेनेल्स की बात कंप्लीट की है, और ये बात भी हम जानते हैं कि जब ऑर्गेनेल्स एक जगह पर असेंबल हो जाती हैं, एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, तो उनकी असेंबलेज के बाद वो नेक्स्ट यूनिट तक पहुंच जाती हैं, विच इज कॉल्ड सेल। ठीक है जी, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक था वहां पर भी यही हमने डेफिनेशन याद की थी कि जब ऑर्गेनेल्स आपस में असेंबल करती हैं, यानी कंबाइन होती हैं एक जगह पर, तो वो एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना देती हैं, विच इज कॉल्ड सेल। तो आज हम सेल की डिस्कशन स्टार्ट करने लगे हैं। जहां तक बात सेल की डेफिनेशन की है, तो वो हमने पहले भी डिस्कस कर ली हुई है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ, कि जिंदगी या जानदार का जो बेसिकली फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है और स्ट्रक्चरल, वो क्या है? सेल। तो उसी लिहाज से आज हम डिफरेंस करेंगे टू टाइप ऑफ सेल्स का। फर्स्ट इज द प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक। ठीक है जी, तो आइए पहले तो हम इनके मीनिंग्स देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक दो वर्ड्स हैं। प्रो मींस बिफोर, कैरियोटिक मींस न्यूक्लियस, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बिफोर न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियस से पहले थे, या फिर वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज प्रोकैरियोट्स, और उनके सेल्स को क्या कहा जाता था? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक हो गया जी। इसी तरह यू मींस आफ्टर, कैरियोटिक मींस न्यूक्लियस, मींस आफ्टर न्यूक्लियस, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियस था या न्यूक्लियस होने के बाद, जो न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेल है उसके होने के बाद ये सेल्स जो हैं बने, दैट टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, और दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूकैरियोट्स। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स टू टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनकी हमने यहां पर डिस्कशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्राम जो है मैंने आपके सामने बना दी है प्रोकैरियोटिक सेल की और यूकैरियोटिक सेल की। तो पहले तो हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। ये स्टूडेंट्स आपके पास एक एनिमल सेल बनाया गया, पहले हम एनिमल सेल को देखेंगे। आप देख सकते हैं कि एनिमल सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज है हमारे पास, जो आउटर लेयर है, इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगी? सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के आप देख सकते हैं इनसाइड ये ब्लैक कलर का एक और स्ट्रक्चर पड़ा है, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस। उसके बाद आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर के जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड राइबोसोम्स। इट इज कॉल्ड राइबोसोम्स। ठीक है, ये एक ऑर्गेनेल है। इसके बाद हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग चैनल्स होते हैं इंटरकनेक्टेड, जो कि न्यूक्लियर इन्वेलप से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं। दैट चैनल्स आर नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिसकी दो टाइप्स थी।
फर्स्ट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी। इसके अलावा एनिमल सेल में या यूकैरियोटिक सेल में क्या मौजूद होते हैं? वैक्यूल्स। क्या मौजूद होते हैं? वैक्यूल्स। इसके अलावा आपको पता है कि एनिमल सेल में क्या मौजूद होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, विच सिंगुलर इज माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करता है एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसके अलावा एक ऑर्गेनेल यहां पर गोल्जी अपरेटस की भी है, जिसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने देखा कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अलावा बाकी जितनी भी चीजें बनाई गई हैं यहां पर, वो तमाम की तमाम ऑर्गेनेल्स हैं जो कि एनिमल सेल का पार्ट हैं, एनिमल सेल के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये तमाम ऑर्गेनेल्स जो हैं ये कंबाइन कर कर एक यूकैरियोटिक सेल बनाते हैं और इधर जो यूकैरियोटिक सेल मैंने आपके सामने बनाया है वो एनिमल सेल है। ठीक है, जिसमें सेल वॉल मौजूद नहीं है। अगर प्लांट सेल बना दिया जाता है तो उसमें एक एडिशनल चीज सेल वॉल होती है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए तो ये आपके पास एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। ये आप समझ लीजिए कि ये आपके पास एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। इसको बल्कि हम बैक्टीरियम लिखेंगे, इसका सिंगुलर है बैक्टीरिया का। ये भी आप देख सकते हैं कि जो बैक्टीरियम का स्ट्रक्चर है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या आ जाएगी? सेल वॉल। पहले नंबर पर क्या आ जाएगी? सेल वॉल। और सेल वॉल के इनसाइड एक और मेम्ब्रेन होती है विच इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, सेल वॉल होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर न्यूक्लियस आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बल्कि इसके साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली आपको क्या नजर आ रहे हैं? क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं और फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जो चीज नजर आ रही है होपफुली वो क्या चीज आपके पास आ जाएगी? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इधर शायद एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म नहीं लिखा गया, इसको यहां पे ऐड कर देते हैं। साइटोप्लाज्म का होना स्टूडेंट्स जरूरी है क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो तमाम के तमाम ऑर्गेनेल्स को उनकी जगह के ऊपर क्या करती है? होल्ड करके रखती है। ठीक है, आपने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म जो है वो एक विस्कस लिक्विड होता है एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। उसका काम क्या होता है कि तमाम ऑर्गेनेल्स को उनकी स्पेसिस पर, उनकी जगह पर होल्ड करके रखना। ठीक है, अच्छा जी। तो अभी हमने यहाँ पर जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सबसे पहले हमने सेल वॉल को देखा, फिर सेल मेम्ब्रेन को देखा, उसके बाद इनसाइड साइटोप्लाज्म है और हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो डायरेक्टली सबमर्ज हैं ये इनसाइड यानी साइटोप्लाज्म है। इसके बाद एक एडिशनल स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड प्लाज्मिड। ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था कि प्लाज्मिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम एक्स्ट्रा डीएनए का नाम भी देते हैं। ठीक है जी, ये 8th क्लास में स्टूडेंट्स आपने इस चीज की डिस्कशन की थी। तो प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा डीएनए स्ट्रक्चर कहलाता है। इसके अलावा जितने भी रेड डॉटेड आपको नजर आ रहे हैं ये इसके पास क्या मौजूद हैं? राइबोसोम्स। आप देख सकते हैं कि इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनेल जो है वो इस प्रोकैरियोटिक सेल में अवेलेबल नहीं है जिस तरह यूकैरियोटिक सेल में। उसकी बहुत सी रीजन है, जिसमें पहली रीजन स्टूडेंट्स आप ये समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी लाइफ एक्टिविटी जो होती है एक बैक्टीरियम सेल की वो सिंगल सेल पे कंसिस्ट करती है, यानी जिसको आप यूनिसेलुलर कहते हैं। अब सिंगल सेल पे जब पूरी लाइफ कंसिस्ट करती है, पूरी लाइफ की एक्टिविटीज होनी है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स का होना जरूरी नहीं है। तो वो एक सेल पे क्योंकि डिपेंडेंट होता है तो इन तमाम ऑर्गेनेल्स में जो इसके पास अवेलेबल हैं उसी में ही उसकी तमाम तर लाइफ एक्टिविटीज पूरी हो जाती है। ठीक है जी, बहरहाल ये डिफरेंसेस हैं, यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हमने डिस्कस करना है। पहले तो हमने इजीली डायग्राम्स को देख लिया ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास जो सेल्स हैं उनकी डायग्राम्स होती कैसे हैं। ठीक है, एक एडिशनल स्ट्रक्चर है वो मैं बना देता हूं। आप देख सकते हैं बुक पर भी कि ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि बैक्टीरियम की बॉडी के साथ अटैच है।
असल में इसको हम नाम देते हैं फ्लैजेलम, ठीक है, सिंगुलर है इसलिए इसको नाम क्या दिया जाएगा, फ्लैजेलम। वैसे प्लूरल इसको फ्लैजेला कहते हैं। फ्लैजेलम क्या स्टूडेंट्स, तो ये आप यूं याद रखिए कि वाटर के अंदर इस बैक्टीरिया की जो मूवमेंट है पूरी बॉडी की वो फ्लैजेलम ने करवानी, ठीक है, किसने करवानी है, फ्लैजेलम। तो फ्लैजेलम असल में इस बैक्टीरिया सेल की मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स 2 मिनट के लिए आप बुक पर आ जाइए। इसके लिए आपको बुक के पेज नंबर 66 पर आना पड़ेगा। ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। Prokaryotes possesses prokaryotic cells which are much simple than the eukaryotic cells. यहाँ पे वर्ड सिंपल का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एनिमल सेल है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में अवेलेबल है क्योंकि उसमें ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। और जबकि अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो वो सिंपल वन है, उसमें कोई एडिशनल ऑर्गेनेल्स नहीं है, सिर्फ राइबोसोम है और बाकी उसका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया जी। द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल आर गिवन नेक्स्ट। अब हमने इनके डिफरेंसेस को देखना है। देखिए पहली बात तो ये स्टूडेंट्स के एक लॉन्ग क्वेश्चन है और डिफरेंस में है, इस वजह से मैंने थोड़ी सी बनाकर बताने की कोशिश की है कि लॉन्ग क्वेश्चन आपने डिफरेंस में कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सामने मैंने लिख दिया डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल और सेंटर में एक लाइन लगा दी। आपने भी याद रखना है कि जब आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे तो इसके लिए आपने सेंटर में स्केल से स्ट्रेट लाइन लगानी है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। एक तरफ आपने प्रोकैरियोटिक सेल लिखना है और दूसरी तरफ आपने यूकैरियोटिक सेल लिखना है। ठीक है, अब पॉइंट एक ही होगा लेकिन उसको 2 डिफरेंट वे से डिस्कस किया जाएगा, इसी को डिफरेंस कहते हैं। जैसे अगर पहले बात कर ली जाए तो पहली बात की जाएगी न्यूक्लियस की। तो अब प्रोकैरियोटिक सेल में अगर बात की जाए तो इधर क्या होता है कि एब्सेंट होता है क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि जो असल में क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स जिनके अंदर क्या मौजूद है, डीएनए, वो डायरेक्टली क्रोमोसोम्स कहां पड़े होते हैं, वो सबमर्ज्ड होते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में, यानी वो साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक हो गया। और इस पूरे स्ट्रक्चर को जहां पर ये क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं इसको नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक हो गया जी। जबकि अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में एक प्रोमिनेंट क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस। और ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो होता है ये एनिमल सेल में भी हमें मिल जाता है इजीली, और एनिमल सेल के अलावा ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी मिल जाता है। ठीक है जी। तो ये देखिए अब हमने पॉइंट एक ही पकड़ा, वो कौन सा था, न्यूक्लियस का, लेकिन उसको दोनों सेल्स में डिफरेंट एस्पेक्ट से हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक में क्या हो रहा है न्यूक्लियस से रेलेवेंट और यूकैरियोटिक में क्या हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये आपका पहला डिफरेंस जो है वो यहां तक बन जाएगा। इसी तरह कुछ पॉइंट्स हैं जो हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे और साथ साथ इन्हें। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का जो डिफरेंस है वो देखा। आइए अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। इसके लिए आप स्टूडेंट्स बुक के पेज नंबर 66 पर आ जाइए। तो स्टूडेंट्स पहले यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में लिखा हुआ है कि यूकैरियोटिक सेल्स है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यानी उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि बाउंडेड बाय न्यूक्लियर इन्वेल्व, और वो न्यूक्लियर इन्वेल्व से बाउंड होते हैं। ठीक है जी, न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर इन्वेल्व से बाउंड होते हैं। वाइल जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं होता। देयर क्रोमोसोम कंसिस्ट्स ऑफ डीएनए ओनली, इनके क्रोमोसोम्स डीएनए से मिलकर बने हुए होते हैं
एंड इट फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म नियर सेंटर, और सेंटर में ये फ्लोट कर रहे होते हैं या सबमर्ज हुए होते हैं, और इस इलाके को, दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, और इस एरिया को, इस इलाके को जहां पर क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये स्टूडेंट्स अभी हमने पहला डिफरेंस जो है वो देखा। अब हम दूसरा डिफरेंस देखने लगे हैं। वो दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें जो ऑर्गेनेल्स हैं वो अवेलेबल नहीं होती। अब क्यों नहीं होती उसकी रीजन सॉरी, ऑर्गेनेल्स अवेलेबल क्यों नहीं होती उसकी रीजन मैंने आपको पहले बता दी कि जो बैक्टीरियम है या जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो सिंगल सेल है, और उसकी जो लाइफ एक्टिविटी है वो सिंगल सेल पर चलनी है, और वो सिंपल सेल है जिस वजह से उसके अंदर बाकी तमाम ऑर्गेनेल्स की जरूरत नहीं है। ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में देखें तो राइबोसोम्स, गोल्जी अपरेटस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एटसेट्रा, इस तरह की बहुत सी जो ऑर्गेनेल्स हैं वो इजीली आपको यूकैरियोटिक सेल में दिखने को मिलेंगी। और वही ऑर्गेनेल्स मैंने सामने आपको डायग्राम की फॉर्म में एक्सप्लेन भी की और बताई भी। ये आप देख सकते हैं, इन ऑर्गेनेल्स के नाम मैंने राइट किए हैं, मेंशन किए हैं। ठीक है जी। आ जाइए अदर ऑर्गेनेल्स सेकंड पॉइंट पर। तो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक सेल्स have membrane bounded organelles like mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum etc. यानी ये जो ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें मेम्ब्रेन होती है और बाउंड हुए होते हैं, वो सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, डबल मेम्ब्रेन भी हो सकती है। तो ये तमाम ऑर्गेनेल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। While such membrane bounded organelles are not present in prokaryotic cell. अब आप प्रोकैरियोटिक सेल में क्या लिखेंगे कि इस तरह की मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो यहां पर अवेलेबल नहीं होती, यहां पर पड़ी नहीं होती। ठीक है। इसके साथ ही ना राइबोसोम्स का पॉइंट नीचे अलग से लिख दिया गया। वो क्यों लिखा है वो मैं आपको बता भी सकता हूं। आप देख सकते हैं, अगर आप इधर सेल को देखें, सेल के स्ट्रक्चर को, तो यहां पर मैंने राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में भी बनाए हुए हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं इस तरफ हमने जो राइबोसोम्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल में भी बनाए हुए हैं। इट मींस दैट कि ये एक ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जा सकते हैं। ठीक है। इसी वजह से हमने प्रोकैरियोटिक सेल में लिख दिया कि ऑर्गेनेल्स अवेलेबल नहीं होते एक्सेप्ट राइबोसोम्स। तो जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ठीक है। और वो ही राइबोसोम जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स के साइज मैटर्स अलॉट, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका साइज छोटा है, यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनेल्स दूसरी हैं इस वजह से। तो इसी वजह से जो राइबोसोम्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के वो एवरेज साइज से छोटे होंगे, या आप कह लीजिए कि वो अगर आप उनको कंपेयर करें यूकैरियोटिक सेल्स के साथ, उनकी निस्बत उनका साइज क्या होगा, छोटा होगा या कम होगा। ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम्स हैं वो साइज में इनलार्ज होंगे या बड़े होंगे। जी, तो आप देखिए पॉइंट लिखा है कि द राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स are larger in size as compared to the ribosomes of prokaryotic cells. यानी अगर आप राइबोसोम्स को यूकैरियोटिक सेल के प्रोकैरियोटिक के साथ रिजेंबल करें, मैच करें, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम हैं वो साइज में बड़े होंगे कंपैरेटिवली टू प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए अब ये पॉइंट तो लिखा हुआ है, ये रेफरेंस के तौर पर ये पॉइंट आप समझ सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल का लिखा हुआ है। इसी पॉइंट को आपने प्रोकैरियोटिक सेल के लिए बनाना है। वो आप कैसे बनाएंगे, देखिए मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। ये ऐसे बनेगा, आप लिखेंगे द राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द राइबोसोम्स ऑफ
यूकैरियोटिक सेल। देखिए इसी में आप चेंजेस कर लेंगे इस पॉइंट में, तो आपके पास जो कह लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल है उसका पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपके पास जो था ये क्या था, थर्ड पॉइंट रेलिवेंट टू राइबोसोम्स था। ठीक हो गया जी। अब हम आगे मूव करते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, तो वो असल में साइज की बात हो रही है, सेल का साइज। अब स्टूडेंट्स ये बात मैं आपको अभी बता चुका हूं कि देखिए आपको नजर आ रहा है कि जो एनिमल सेल है या प्लांट सेल है या इजीली आप कह लीजिए जो यूकैरियोटिक सेल है, इसमें ऑर्गेनेल्स बहुत ज्यादा हैं। ऑर्गेनेल्स होने की वजह से इस सेल का साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स कम हैं, इस वजह से उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा साइज का है, तो उसके बारे में क्या लिखा है जी कि यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑन एवरेज 10 टाइम्स लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी 10 गुना जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल का प्रोकैरियोटिक सेल से क्या होता है, बड़ा होता है। अब इसी पॉइंट को, ये तो लिखा हुआ ना इन द रेफरेंस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, अब आपने इसी पॉइंट से प्रोकैरियोटिक सेल का पॉइंट जनरेट करना है। वो आप ऐसे करेंगे, आप लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल की जगह आप लिख देंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर ऑन एवरेज 10 टाइम्स स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। आप ये इसमें इंप्लीमेंटेशंस कर दें तो ये आपके पास एक पॉइंट प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस के तौर पे जो आपने लिखना है वो आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स इनसे रेलिवेंट, वो है सेल वॉल का। आप जानते हैं कि अगर बात की जाए सेल वॉल की, तो हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें सबसे पहले प्लांट्स आ जाते हैं, उसके बाद फंजाई आ जाता है, उसके बाद एनिमल्स आ जाते हैं। अब आप जानते हैं कि प्लांट्स में सेलुलोज नामी जो केमिकल है वो क्या होता है, अवेलेबल होता है। फंजाई में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, हमें याद है कौन सा केमिकल होता है, काइटिन। ठीक है, ये हमने सेल वॉल के टॉपिक में पढ़ा था, और हमने ये स्पेसिफिकली पढ़ा था कि एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, यानी सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल। ठीक है, चौथा जो आप कह लीजिए जो हमारे पास किंगडम थी वो थी प्रोटिस्टा। वो मैं इसलिए मेंशन नहीं कर रहा कि प्रोटिस्टा में जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा होंगे उनमें सेल वॉल एब्सेंट होगी, प्लांट में जो है यानी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा उनमें अवेलेबल होगी। ठीक है, वो आपको वैसे ही याद रखना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स अगर बात कर ली जाए प्रोकैरियोटिक सेल की, तो इनमें जो सेल वॉल पाई जाती है असल में वो होती है, वो जिन केमिकल से मिलकर बनती है उन केमिकल्स को नाम दिया जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन से जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है वो क्रिएट होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, तो इसमें पेप्टाइड वर्ड जो था ये आपको बताया गया था कि ये अमीनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड हैं उन्हें कहते हैं, और ग्लाइकन जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे तो ग्लाइकन जो है ये ग्लूकोज को कहा जाएगा, लेकिन अगर मजीद ग्लूकोज के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे तो ये कहलाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, और अगर आप अमीनो एसिड्स को कंबाइन करके उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे तो उसको क्या नाम देंगे, प्रोटीन्स। तो आप ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स की एडिशन की वजह से ये पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि आप कह सकते हैं कि ये सेल वॉल है किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज के नीचे मैंने क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक हो गया जी। तो आइए इस पॉइंट को अब हम रीड कर लेते हैं। सेल वॉल, द सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज मेड ऑफ सेलुलोज। ठीक है, इन प्लांट उन्होंने साथ मेंशन कर दिया कि प्लांट में सेलुलोज होता है, काइटिन जो है वो फंजाई में होता है। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल व्हिच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उन तमाम में पेप्टाइडोग्लाइकन नामी जो है वो केमिकल से मिलकर बनी हुई सेल वॉल होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, अब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है उन्होंने ब्रैकेट में एक्सप्लेन किया, अ लार्ज पॉलीमर
ऑफ अमीनो एसिड्स एंड शुगर, यानी अमीनो एसिड्स एंड शुगर कंबाइन होते जाएंगे तो एक लार्ज पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ वो मूव करेगा। अमीनो एसिड इन फ्यूचर प्रोटीन्स बनती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड ग्लूकोज जो है वो इन फ्यूचर क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे हमने ये 5 पॉइंट का डिफरेंस जो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान पढ़ा, और मैंने आपको उनके जो पॉइंट्स नहीं बने हुए थे वो भी बनवा दिए हैं। होपफुली आपने वो खुद साथ साथ राइट कर लिए होंगे, ठीक है जी। तो यहां तक स्टूडेंट्स आप कह लीजिए कि ये हमारा टॉपिक जो है वर्क फॉर डे 11 का प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस कंप्लीट होता है। होपफुली आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करेंगे, और इसके साथ साथ आपने स्टूडेंट्स इसमें से एमसीक्यूज जो हैं वो सेपरेट करने हैं, ठीक है जी। तो आज हम अपना वर्क फॉर डे 11 यहां तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 12 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, which is the relationship between the cell functions and structures. Students, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस पढ़ा था, और उसमें हमने सेल्स को प्रॉपरली डिस्कस किया था कि व्हाट आर प्रोकैरियोट्स एंड व्हाट आर यूकैरियोट्स। आज हम उन्हीं सेल से रेलिवेंट उनके स्ट्रक्चर की डिस्कशन करेंगे और फिर सेल की फंक्शनिंग की। कि पहले तो हमें ये स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। अब आपको ये बात का इल्म होना चाहिए, इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है, और हर एक सेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और वही तमाम के तमाम फंक्शन जो हैं वो कंबाइन होकर एक इंडिविजुअल की बॉडी में रहते हैं और कोऑर्डिनेशन होती है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें अपनी बॉडी के अंदर मौजूद डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो आप ये बात समझते हैं कि हमारा पूरे का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, ऑरल कैविटी और इसोफेगस, ठीक है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तमाम के तमाम क्या हैं, ऑर्गन्स। ये जब कंबाइन करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रिपेयर होता है। स्टूडेंट्स, अब इन ऑर्गन्स का अगर आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करें तो ये तमाम ऑर्गन्स जो हैं ये टिश्यूज से मिलकर बने हुए हैं, और टिश्यूज किस चीज पर डिपेंड करते हैं, सेल्स पे। अब ये तमाम के तमाम सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है नेचुरली तौर पर कुछ इस तरह की गई है कि ये स्पेसिफिक लेवल से फूड की सिर्फ डाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम ही क्या होता है, डाइजेशन करना फूड की, ठीक हो गया जी। तो इनके सेल्स को बनाया इस तरह से गया। अब अगर आप बात करें अपने कह लीजिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेशन हो रही है उसमें जो सेल्स हैं उनकी अपनी स्पेसिफिक फंक्शनिंग है, और उनका एक स्पेसिफिक आप कह लीजिए कि स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। इसी तरह जो नर्वस सिस्टम है आपका, जो कि असल में हमने इस चैप्टर में कुछ डिस्कशन करनी है, बाकी नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल प्रॉपरली डिस्कशन होगी। तो जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो तमाम का तमाम नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब न्यूरॉन्स का अपना एक स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन्स जो सेल्स होंगे उनकी टाइप्स होंगी, उनका अपना एक स्ट्रक्चर और एक फंक्शन होगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये तमाम के तमाम जो ऑर्गन्स हैं वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो एक ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और वो अपना अपना फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म। लेकिन उस परफॉर्मेंस के बाद उस बॉडी के अंदर एक कोऑर्डिनेशन रहती है, ठीक हो गया जी। तो यही असल में हमारे चैप्टर का नाम था कि मतलब यहां पर टॉपिक का नाम क्रिएट होगा कोऑर्डिनेशन, के कोऑर्डिनेट करना। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर कैसे डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, और उन्हीं ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन है, इसी वजह से ये सारी प्रोसेसिंग हो रही है। अगर ऑरल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक,
ये मिलकर काम करेंगे, इनमें कुछ कोऑर्डिनेशन होगी, तब ही असल में डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अब जैसा कि आपको बताया गया कि यहां पर जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में कितनी टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी में आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट करती है 200 टाइप ऑफ सेल्स, यानी 200 टाइप्स ऑफ सेल होंगे और ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अब मैं आपको इसमें एडिशनल एक बात बता देता हूं कि 200 टाइप्स ऑफ सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 2 पोर्शंस में। एक तरफ 199 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, इनको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, और दूसरी तरफ 1 टाइप ऑफ सेल है, इसको भी एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। ठीक है, अब जो 199 टाइप्स ऑफ सेल हैं ह्यूमन बॉडी में, इनको नाम दिया जाता है सोमैटिक सेल्स। ठीक है, सोमैटिक सेल्स। और जो 1 टाइप ऑफ सेल है, इट इज कॉल्ड जर्म लाइन सेल। सोमैटिक सेल को आप इजी वर्डिंग में जनरल बॉडी सेल्स का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है जी, जनरल बॉडी सेल्स। ये 199 टाइप्स होती हैं और फ्यूचर में आप ये वर्ड पढ़ेंगे जो मैं आप लिखने जा रहा हूं कि इन 199 टाइप्स ऑफ सेल्स में जो मैकेनिज्म परफॉर्म होता है, इट इज कॉल्ड माइटोसिस। ठीक हो गया। और जो 1 टाइप ऑफ सेल है विच इज कॉल्ड जर्म लाइन सेल, इसमें इसमें जो सेल्स क्रिएशन होती है वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ किसकी होती है, मियोसिस। ठीक है, वैसे तो ये वर्ड आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में जरूर सुने होंगे और इन पर प्रॉपर्ली टॉपिक्स की डिस्कशन भी की होगी। अभी फिल वक्त आपने ये याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स अपॉन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। 199 टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड सोमैटिक सेल्स एंड इट इज आल्सो कॉल्ड जनरल बॉडी सेल्स। ठीक है, और इनमें कौन सा मैकेनिज्म परफॉर्म होता है, माइटोसिस। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये 199 टाइप्स ऑफ सेल्स की रेगुलेशन रहेगी, इनकी बार बार जो है वो रिप्रोडक्शन होती रहेगी। ठीक है, इसी तरह 1 टाइप ऑफ सेल विच इज कॉल्ड जर्म लाइन सेल, इसमें कौन सा मैकेनिज्म परफॉर्म होता है, मियोसिस। सॉरी। अब स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं ये कंबाइन करके एक ही ह्यूमन बॉडी में पड़े हुए हैं, और इसी ह्यूमन बॉडी में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं ये कोऑर्डिनेशन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और एक इंडिविजुअल की बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शंस क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। ठीक है जी। अब पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने रिलेशनशिप पढ़ना है, तो पहले हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इन 199 टाइप्स ऑफ सेल और 1 टाइप में से जिनके बारे में आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उनकी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सेल का जो साइज है और उसकी जो शेप है उसकी डिस्कशन करते हैं। देखिए एक पॉइंट है, ये आपने समझना है, इसको गौर से सुनिए कि आपकी बॉडी में जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं इनको RBCS कहते हैं। आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स का एक ही यूनिट होता है विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन से। हीम का मतलब होता है आयरन और आयरन का सिंबल होता है Fe, और ग्लोबिन क्या है स्टूडेंट्स, ये एक प्रोटीन होती है। तो आप ये देखिए कि हीमोग्लोबिन जो है ये रेड ब्लड सेल का क्या है, यूनिट है। अब अगर हम रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर असल में राउंड होता है, जिसको हम नाम देते हैं ग्लोबुलर। क्या नाम देते हैं, ग्लोबुलर। ठीक हो गया। अब आपने देखा कि मैंने आपको एक सेल के किसके बारे में बताया, स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि सेल जो है वो कौन सा है, रेड ब्लड सेल, जो कि राउंड होता है, ग्लोबुलर होता है, और उसका यूनिट क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे मैं आपको बताऊंगा कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक हो गया। अभी हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसी तरह अब आपको रेड ब्लड सेल्स का पता चल गया। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं नर्व सेल्स की। देखिए नर्व सेल्स जो हैं ये ट्रांसमिट करती हैं नर्व इंपल्सेस को। ठीक है, नर्व इंपल्सेस के बारे में आपको पता है कि नर्व इंपल्सेस जो हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स होती हैं।
जो कि आपके न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं, वो इन्हीं नर्व इंपल्सेस के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफर होते हैं। तो जितने भी नर्व सेल्स हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि शेप वाइज ये क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं, यानी इनकी शेप क्या होती है, लॉन्ग होती है। इसी तरह इनका फंक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टूडेंट्स हम इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब ये 2 पॉइंट्स आपने देखे कि ये मैंने आपको ह्यूमन बॉडी या कह लीजिए कि एनिमल सेल से रेलिवेंट बताए हैं। अब अगले पॉइंट आप बुक में रीड करेंगे, हम उनको रीडिंग में समझेंगे, वो प्लांट की बॉडी से रिजेंबल कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए अब स्टूडेंट्स आप अपनी बुक के पेज नंबर 67 पर आ जाइए। इसके टॉप पे राइट साइड पे डू यू नो एज ए इंफॉर्मेशन में 200 टाइप्स ऑफ सेल के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें मजीद एडिशन मैंने कर दी है, उसको आप अपने पास कॉपी कर लीजिए। ठीक है जी। आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शंस एंड सेल स्ट्रक्चर। The body of animals and plants are made up of different types of cells, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनती हैं और each type performs specific function. हर टाइप का सेल की एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है एंड ऑल कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस बिकम्स द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और तमाम जब फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं तो उसकी कोऑर्डिनेशन की वजह से एक लाइफ जो है, उस लाइफ के अंदर तमाम के तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो अकर होते हैं, तमाम के तमाम प्रोसेस अकर होते हैं और लाइफ जो है वो कंटिन्यू होती है। सेल्स ऑफ वन टाइप में डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर टाइप, यानी एक सेल की टाइप दूसरे से डिफर हो सकती है। जैसे मैंने आपको सामने आरबीसीएस और नर्व इंपल्स यानी नर्व सेल्स के बारे में बताया, तो आप देख सकते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं या रेड ब्लड सेल की टाइप है वो टोटली डिफरेंट है किसके साथ, नर्व सेल्स के साथ। ठीक हो गया जी। तो आइए इसे देखते हैं कि सेल्स ऑफ वन टाइप में डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर टाइप्स इन दी फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। पहला साइज एंड शेप। आप देख सकते हैं सेम पॉइंट है कि रेड ब्लड सेल्स आर राउंड टू एकोमोडेट ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये अब उनके स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। इसी तरह नर्व सेल्स आर लॉन्ग फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, के नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करने के लिए नर्व सेल्स जो हैं वो लॉन्ग होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है जाइलम सेल्स आर ट्यूब लाइक एंड हैव थिक वॉल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड स्पॉट। देखिए जाइलम सेल्स क्या होती हैं ये आप जानते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा है कि जाइलम सेल्स जब कंबाइन करते हैं तो एक ट्यूब बनती है विच इज कॉल्ड जाइलम ट्यूब। और जाइलम ट्यूब का एक ही काम होता है कि वाटर की कंडक्शन करना सॉइल में से और उस वाटर को कंडक्ट करके एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट लेकर आना। एरियल पार्ट कहते हैं सबसे ऊपर वाला हिस्सा, लाइक लीव्स। तो पानी को सॉइल में से निकालकर लीव्स तक लाना, ये सारा प्रोसेस जो है ये जाइलम ट्यूब करती है। और जाइलम ट्यूब किस पे डिपेंड करती है, जाइलम सेल्स पे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, सरफेस एरिया की बात की जाएगी वॉल्यूम के हिसाब से। तो अब जो बात आपको जाइलम ट्यूब की बताई गई है उसी से रेलिवेंट ये बात है, इसको सुनिएगा कि रूट हेयर सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। आप सॉल्ट्स के वर्ड को अंडरलाइन करके मिनरल्स भी लिख सकते हैं, यानी आपकी सॉइल के अंदर आपको पता है कि क्या होता है, सॉल्ट्स और वाटर आप खुद प्रोवाइड करते हैं तो वो अवेलेबल होता है। तो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उन रूट्स के ऊपर रूट हेयर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट चैप्टर के प्रैक्टिकल्स किए थे स्कूल में, तब भी आपको ये बात बताई गई थी कि रूट की आइडेंटिफिकेशन रूट हेयर से की जाती है। ठीक है, तो इसी तरह प्लांट्स के अंदर जो रूट्स हैं और उनके ऊपर मौजूद रूट हेयर्स हैं वो जितनी ज्यादा एक्सटेंडेड होंगी वो उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन की क्वालिटी रखती हैं वाटर एंड मिनरल्स की या सॉल्ट्स की। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स क्या कर सकती हैं, रूट हेयर एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स पॉइंट है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स, कि कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं जो कि एनिमल सेल में पाई जाती हैं, प्लांट्स में नहीं हैं,
और प्लांट्स में पाई जाती हैं, एनिमल्स में नहीं है। तो पहला आप ये सुन लीजिए कि सेल्स इन्वॉल्व इन मेकिंग सेक्रीशंस हैव मोर कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus। ठीक है, कि वो सेल्स जो सिक्रीशन को करते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus अपने सेल में जरूर रखते हैं। अब प्लांट्स में कई जगह पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, जबकि गोल्गी apparatus जो है वो हमने पढ़ा था प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों तरफ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जी सेल्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस हैव क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगी उन सेल्स में जो कि प्लांट्स के सेल्स कंसीडर किए जाते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये एनिमल सेल में अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह यहां तक आप देख सकते हैं कि एक हिसाब से हमने प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर की डिस्कशन की है सेल्स की और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की बातें की हैं। अब हम थोड़ा सा फंक्शन के थ्रू मूव करेंगे। तो आगे आइए, तो लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल सेल्स कंट्रीब्यूट इन द फंक्शनिंग ऑफ द होल बॉडी, यानी पूरी बॉडी जो है वो इन्हीं इंडिविजुअल सेल्स से कंटिन्यू करती है। तो इसी से रेलिवेंट एक हेडिंग मैंने आगे बनाई है कि इंडिविजुअल सेल कंट्रीब्यूट करेंगे होल बॉडी की फंक्शनिंग में, ये कंबाइन होते जाएंगे और फिर स्पेसिफिक फंक्शन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। जैसे अब पहला पॉइंट आप सुनिए इसमें, तो नर्व सेल्स कंडक्ट नर्व इंपल्सेस एंड थस कंट्रीब्यूट इन द कोऑर्डिनेशन इन बॉडी। क्या आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी, ये पहला पॉइंट है हमारा कि नर्व सेल्स जितने भी होते हैं ये जनरेट करवाते हैं किसको, नर्व इंपल्स को। नर्व इंपल्स या नर्व इंपल्सेस क्या होती हैं, ये नर्व इंपल्सेस जो हैं ये एक इलेक्ट्रो केमिकल वेव्स होती हैं, या आप कह लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज होता है जो कि नर्व इंपल्स के थ्रू ट्रेवल करता है आपकी बॉडी में। किसी भी किस्म का चेंज आपकी बॉडी में आएगा तो वो चेंज को ले जाना ये नर्व सेल्स में नर्व इंपल्स का काम है, ये अब नर्व इंपल्स का फंक्शन है। ठीक हो गया जी। और इसी तरह आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन रहती है, हर एक मसल दूसरे मसल के साथ, हर एक बॉडी का सेल टिश्यू फंक्शन एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। दूसरा स्टूडेंट्स पॉइंट है, मसल सेल्स अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड शेयर देयर रोल इन द मूवमेंट्स इन बॉडी, के बॉडी में जितने भी मसल सेल्स हैं ये मूवमेंट को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, जिस वजह से पूरी बॉडी के अंदर इनकी कॉन्ट्रैक्शन हमें नजर आती है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं कि अगर बात की जाए आरबीसीएस की, रेड ब्लड सेल्स, और बात की जाए डब्ल्यूबीसीएस की यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, तो इनका अपना अपना फंक्शन है। ठीक है, जैसे रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है कि इन्होंने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब कि ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन आकर ऐड होती है और ये ऑक्सीजन पूरी की पूरी ब्लड के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में स्प्रेड होती है। ठीक है, इसी तरह जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बाहर से आने वाले जितने भी फॉरेन एजेंट होते हैं, आप फॉरेन एजेंट को यूं समझ लीजिए कि बाहर से आने वाले एजेंट, ये एजेंट किसी भी किस्म का वायरस हो सकता है, ये किसी भी किस्म का बैक्टीरिया हो सकता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, इन फॉरेन एजेंट्स यानी वायरसेस या बैक्टीरिया को क्या करते हैं, रोकते हैं। यानी एक किस्म से व्हाइट ब्लड सेल्स डिफेंस सिस्टम क्रिएट करते हैं, डिफेंस सिस्टम या डिफेंसिव सिस्टम। यानी एक हिसाब से व्हाइट ब्लड सेल्स इन फॉरेन जो एजेंट्स हैं इनको एंटर होने से मना करते हैं, या अगर एंटर हो जाएं तो इनको किल करते हैं। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स का अपना एक फंक्शन है कि ये डिफेंसिव सिस्टम क्रिएट करते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स का काम है कि ये डिफेंस सिस्टम क्रिएट करते हैं, जबकि रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है कि वो ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन की। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इनका अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक हो गया जी। आइए से रीड करते हैं स्टूडेंट्स। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन एंड व्हाइट ब्लड सेल्स किल फॉरेन एजेंट्स, सो
contribute in the role of blood in transportation and defense। ठीक हो गया जी। कि अब आप देख सकते हैं कि ब्लड के अंदर डिफेंस भी है, वो व्हाइट ब्लड सेल्स करवा रहे हैं, जबकि ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन की कौन करवा रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स। अब ये अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये सारे मिलकर जितने भी रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल सेल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी होल बॉडी की फंक्शनिंग में। ठीक हो गया जी। अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो स्किन का है, वो बहुत सिंपल पॉइंट है। देखिए आपकी स्किन क्या करती है, ये एक किस्म से फिजिकल बैरियर क्रिएट करती है। फिजिकल बैरियर से मुराद के कोई भी चीज जो आउटसाइड से इनसाइड एंटर ना हो, किसी भी किस्म का कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म है तो वो स्किन से एंटर नहीं होता। ठीक है। और इसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला, कि आपने याद रखना है कि स्किन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन है। दूसरा, आपकी स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। रिसेप्टर्स क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स ऐसे टिश्यूज को, ऑर्गन्स को एंड सेल्स को कहते हैं। ऐसे सेल्स, ऑर्गन या टिश्यूज को कहते हैं रिसेप्टर्स, जो कि डिटेक्शन कर सकें किसी भी मैसेज को जो बाहर से आता है। ठीक है। यानी एनवायरनमेंट से, चाहे वो एनवायरनमेंट आपकी बॉडी के इनसाइड है या आउटसाइड है, इसमें कोई भी मैसेज आता है स्पेसिफिक, यानी अगर आपको टेम्परेचर फील हो रहा है, आपको गर्मी लग रही है, तो ये भी एक मैसेज है। अब आप देख सकते हैं इस मैसेज के थ्रू आपके स्किन के ऊपर क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, पसीना, यानी आपकी पर्सपिरेशन स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। इसी तरह कोई भी ये मैसेज जो है, ये अगर आपकी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर आता है, तो वो असल में एक्सेप्ट कौन करते हैं, रिसेप्टर्स। ठीक हो गया जी। कहते हैं जी सम स्किन सेल्स एक्ट एज फिजिकल बैरियर अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल, यानी बाहर से आने वाला जो भी फॉरेन मटेरियल है उसके ऑपोजिट वो बैरियर क्रिएट करते हैं स्किन सेल्स। एंड सम एज रिसेप्टर्स, और स्किन के ऊपर मौजूद कुछ सेल्स जो हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं। किस चीज के, टेम्परेचर, टच, पेन। ठीक है। ये इनकी डिटेक्शन कर सकती है आपकी स्किन। आपको अगर कोई चूंटी काटता है फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या होगी, जल्दी से कोई काटेगा आपको दर्द स्टार्ट हो जाएगी। इट मींस दैट कि आपकी स्किन के ऊपर ये रिसेप्टर्स हैं जो कि इस पेन को बता रहे हैं, इस पेन को फील कर सकते हैं, और आपको भी इसका रियलाइज होता है, आपको ये चीज फील होती है। ठीक है जी। लास्ट स्टूडेंट पॉइंट है वो असल में कैल्शियम की बेस पर है। आप ये जानते हैं कि आपकी बॉडी में जितनी भी बॉन्ड्स हैं, इन तमाम बॉन्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग में कैल्शियम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कैल्शियम असल में बॉन्ड्स के अंदर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस हैं उसको कवर करती है, जिस वजह से आपकी बॉन्ड्स और ज्यादा हार्ड हो जाती हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिस वजह से आप अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन दिलवा सकते हैं। जैसे अगर आप एक बात करते हैं यहां पर, अगर बॉन्ड्स की इंपॉर्टेंस को बताया जाए, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है विच इज कॉल्ड हार्ट। अब इस हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए आगे पूरे का पूरा एक रिब केज मौजूद है। ठीक है। जिनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ये 12 इन पेयर है। अब ये मसल्स क्या कर रहे हैं, आपके हार्ट को, जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह आपका एक वीक पोर्शन है विच इज कॉल्ड ब्रेन। अब इस ब्रेन को आप कैसे देख सकते हैं कि इस ब्रेन की प्रोटेक्शन जो है ये स्कल, जिसको आप उर्दू में खोपड़ी कहते हैं, वो कर रहा है। अब ये 22 बॉन्ड्स होती हैं जो कि इसको क्या करती हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। तो इसीलिए बॉन्ड्स की इंपॉर्टेंस जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया जी। ये आपका लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स। द सेल ऑफ बॉन्ड डिपॉजिट कैल्शियम इन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस टू मेक द बॉन्ड टफ एंड thus contribute to the supporting role of bond। जैसे ये टफ बन जाएंगी तब ये कंट्रीब्यूट करेंगी, एज अ फंक्शन परफॉर्म करेंगी, और वो फंक्शन क्या होगा कि ये सपोर्ट करेंगी, सपोर्टिंग फंक्शन करेंगी। अब आपका हार्ट यहां पर पड़ा हुआ है, तो इस हार्ट को आगे से सपोर्ट कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है कौन, बॉन्स, जो कि इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जिसको रिब केज का नाम दिया। इसी तरह स्कल की बात की आपके साथ, तो
तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं स्पेसिफिक सेल्स के जो कि परफॉर्म होते हैं। अब इसके बाद एक नीचे छोटा सा एक पैराग्राफ है, एक कह लीजिए सेल एज ए ओपन स्ट्रक्चर या ओपन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ओपन सिस्टम से मुराद के ऐसा सिस्टम जिसमें सेल के थ्रू चीजें इन एंड आउट जा सकती हैं। तो ये बात आप बेहतर तरीके से जानते हैं सॉरी कि इजीली सेल्स के इनसाइड से आउटसाइड और आउटसाइड से इनसाइड चीजें जो हैं वो एज अ प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट पास आउट हो सकती हैं। इसी वजह से हम अपने सेल को ओपन स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। आज ही इसे भी इसके साथ रीड कर लेते हैं। सेल एज एन ओपन स्ट्रक्चर और सिस्टम। अ सेल वर्क्स एज एन ओपन सिस्टम that is it takes in substances needed for its metabolic activities through its cell membranes। यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी चीज चाहिए वो ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल है, उसके साथ दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा, ये सारे कनेक्टेड है, इनके साइटोप्लाज्म भी कनेक्टेड है। अगर एक सेल से दूसरे सेल में कोई चीज चाहिए तो एक सेल से दूसरे सेल तक वो चीज किसके थ्रू जाएगी? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन असल में क्या है? वो पाथ है जहां से चीजें जो हैं वो मूव करती हैं। देन इट परफॉर्म द मेटाबॉलिक प्रोसेस असाइन टू इट। यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस असाइन टू इट के जो इसको काम दिया जाएगा सेल को कि आपने मेटाबॉलिज्म करवानी है इस सेल में, वो जो भी चीज आई है उसको स्प्लिट करना है। ठीक है। प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म में प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स बना करती हैं और सेल ईदर यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स और ट्रांसपोर्ट देम टू द अदर सेल्स। अगर तो उसको जरूरत है तो वो उसको यूटिलाइज कर लेगा, एल्स वो दूसरे सेल की तरफ उसको भेज देगा। द बाय प्रोडक्ट्स आर ईदर स्टोर्ड और आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ सेल्स। देखिए बाय प्रोडक्ट नाम से पता चल रहा है कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, अगर तो जरूरत होगी तो सेल उसे स्टोर कर लेगा, नहीं तो सेल उसको एक्सक्रीट आउट करवा देगा यानी एलिमिनेट करवा देगा। ठीक है। और ये सारा प्रोसेस जो है ज्यादातर ह्यूमन सेल में गोल्गी अपरेटस के थ्रू होता है। आपको याद होगा जब हमने गोल्गी अपरेटस में सिस्टर्नी जो कि फ्लैटेंड स्टिक्स थी उनके बारे में पढ़ा था, तो हमने वहां पर देखा था कि सेल के इनसाइड एंड आउटसाइड सेक्रेशंस कैसे होती हैं। ठीक है। ये स्टूडेंट आपका एक टॉपिक था जो कि आज हमने कंप्लीट किया, सेल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर का। होपफुली ये टॉपिक थोड़ा सा रफ था, इसमें रीडिंग ज्यादा थी और साथ साथ एक्सप्लेनेशन थी, लेकिन होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इन टॉपिक को, सेल के स्ट्रक्चर को और इसके फंक्शन को स्टूडेंट्स आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपने स्टूडेंट्स सेपरेट करने हैं। ठीक है। तो आज हम अपना वर्क फॉर डे 12 यहां तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।